नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, अपन आज की अपनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बात करने से पहले जस्ट हमने कल एक अलग सेटअप पे वीडियो रिकॉर्ड किया था, आज दोबारा अगेन बैक टू नॉर्मल। आप मुझे एक बार ज़रूर बताएँगे कि पहले वाला ठीक था या ये वाला ठीक है, ठीक है? साउंड क्वालिटी का थोड़ा इश्यू था, वो भी अपन ने आज ठीक करने की कोशिश करी है। थोड़ा लाउड साउंड आ रहा था कल, मैंने भी चेक किया था बाद में, तो आई थिंक आज ठीक होना चाहिए। तो चलिए अपन आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले पीएम कुछ जो योजना है उसके बारे में बात करेंगे, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? उसके अलावा बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में इसका, इसके बारे में बात करेंगे। मेहर बाबा प्रतियोगिता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारा जो संविधान है उसकी जो 10वीं अनुसूची है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में। तो दोस्तों, और ये किसकी है? केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। देखिए, कुछ योजनाएँ ऐसी होती है जिन पे सरकार बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, उनको फ्लैगशिप स्कीम बोलती है और बहुत ज़्यादा उनका प्रचार-प्रसार भी होता है। उनमें से ही एक योजना है पीएम कुसुम योजना। मेन मुद्दा क्या है? देखिए, केंद्र सरकार 2014 में जब से ये नई सरकार आई है, इन्होंने एक चीज़ बोली है कि हम किसानों की आय को क्या करेंगे? डबल करेंगे, ठीक है? किसानों की आय को डबल करने के इसी परिप्रेक्ष्य में सारे के सारे जो पॉलिसीज़ है ये लाई गई और ये सारी तमाम चीज़ें करी इन्होंने। तो इसमें क्या बेसिकली खेती भी और कमाई भी। अब लेकिन खेती के साथ में कमाई कैसे होगी? इसी के बारे में है पीएम कुसुम योजना। आपने पता है सोलर एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल, तो ये सोलर से ही जुड़ी हुई योजना है। इसमें क्या होता है? 3 सिनेरियो है। पहली चीज़ कि एक किसान है मान लो उसके पास में आप सिचुएशन ए समझिए। इसमें क्या है किसान के पास में एक बहुत बड़ी लैंड का एरिया है, ठीक है? क्या है? लैंड का एरिया है। ये एरिया खाली पड़ा है, बंजर ज़मीन है, बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं होती है। किसान को ये ऑफ़र देते हैं कि आप 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का जो अपना सोलर प्लांट है, वो इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? इसमें सोलर प्लेटें इस तरह से जैसे नीचे है वैसे लग जाएगी। फिर क्या होगा? ये जो है नियर बाय जो जीएसएस है, यानी कि जो आपने देखा होगा पावर हाउस जो बड़ा पावर हाउस होता है, उसको अपनी बिजली बेच देगा। ठीक है? किसान, तो किसान के लिए एक एडिशनल इनकम का स्रोत हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जीएसएस पास में होना चाहिए। कितना पास में? लगभग 1 से 3 किमी के बीच में जीएसएस होना चाहिए। अब मानिए कि जीएसएस है नहीं, तो फिर इसका कोई फ़ायदा उस तरह से नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन, किसान है मान लीजिए डीज़ल पंप से काम चला रहा है, यानी कि पहले इंजन वगैरह जिस तरह से चलते थे, डीज़ल पंप चलते थे, उससे काम चला रहा है। उसका जो है सोलराइज़ेशन कर देगा। ठीक है? उसको सोलर पे बेस बना दिया जाएगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि ऑलरेडी बिजली है किसान के वहाँ पे, ठीक है? लेकिन क्या बिजली का बिल आता है। अब जब वो सोलर लगा लेगा, क्या होगा? उसका बिजली का जो बिल है, वो सोलर में से कट हो जाएगा और अगर मान लो उसके बाद भी एक्स्ट्रा बिजली सोलर से पैदा करता है किसान, तो उसका उसको क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। ये तो 3 तरह की स्कीम है पीएम कुसुम जो है योजना। चलिए इसके बारे में विस्तार से अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ केंद्र सरकार की है। मुख्य उद्देश्य जो है वो किसानों को ऊर्जा के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना, जिसके बारे में अपन ने बात करी। ये आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का यानी कि हमने पढ़ा था कल भी कि हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, इसके लिए हमें 50% जो हमारी ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करनी है। नवीकरणीय यानी कि विंड और सोलर, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, उसके माध्यम से हमें प्राप्त करनी है। क्या था हमारा वो? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी लक्ष्य थे ना? हमने पढ़ा था पेरिस समझौता, ठीक है? 2015 वाला। तो वो भी हमारा लक्ष्य जो है सरकार का इसके माध्यम से पूरा हो जाएगा, राइट? चलिए आगे। तो इसमें जो है सरकार ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है। कैसी है? सब्सिडी का पैटर्न है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 60% जो है इसमें स्टेट और आपका जो है सेंटर ये देता है, ठीक है? 60% पैसा। 30% जो पैसा है वो कौन देगा? वो लोन के माध्यम से आएगा यानी कि बैंक देगा। किसान को कितना देना? ओनली 10% पैसा। ठीक है? किसान को अपनी जेब से सिर्फ 10% पैसा लगाना है, बाकी सब या तो सरकार सब्सिडी देगी, ठीक है? जो कि 60% सब्सिडी कौन दे रहा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके। 30% पैसा कहाँ से आ रहा है? लोन से आ रहा है, जो कि बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा और 10% पैसा ही किसान को अपनी जेब से लगाना है। ठीक है? 7% तक सब्सिडी और केवल 10% हिस्सा 30% राशि जो है बैंक ऋण के माध्यम से, जो कि हमने समझ ली। आगे, बंजर जमीन पे सोलर प्लांट लगा के अतिरिक्त बिजली राज्य के डिस्कॉम को किसान बेच सकता है। आगे, डीजल पंपों पे जो उसकी निर्भरता है किसान की वो भी
कम होगी, जो डीजल पंपों के बारे में हमने बात करी थी। अब इसके 3 घटक हैं, हमने पहले देखा था, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। घटक ए, ठीक है, इसमें क्या है, संयंत्र की स्थापना, यानी कि बंजर और कम उपजाऊ जो जमीन है किसान की, उसके लिए 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट किसान लगा सकता है। उससे जो बिजली पैदा होगी, यानी कि उस सोलर प्लांट के माध्यम से जो बिजली पैदा होगी, उसको कहाँ, डिस्कॉम को बेचकर निश्चित मासिक आय जो है किसान को मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा जो है घटक बी, ये है स्टैंड अलोन सोलर पंप, यानी कि जहाँ बिजली का ग्रिड नहीं पहुंचा है, उन दूरस्थ स्थानों पे किसानों को, जहाँ डीजल पंप वो ये लोग यूज कर रहे हैं, वहाँ 3 एचपी से लेके 10 एचपी क्षमता का जो है पंप वहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके लिए भी जो सब्सिडी का पैटर्न है वो सेम है, यानी कि डीजल पे जो निर्भरता है वो काफी कम हो जाएगी। अब इसको लिंक कीजिए, अभी जो वर्तमान में जो ईरान और यूएसए युद्ध की वजह से जो हालात चल रहे थे, जो कच्चा तेल है उसके आने में समस्या हो रही थी, गैस के आने में समस्या हो रही थी, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है उनका समाधान हमें प्रदान करते हैं। आगे घटक सी, ये क्या है कि पहले से ग्रिड से कनेक्टेड पंप है, यानी कि पहले से ऑलरेडी लाइट से चल रहे हैं, वहां पे सोलर जो है लगाना, जिससे कि एक तो पैसा किसान को ना देना पड़े, और जो एक्स्ट्रा मान लो उससे बिजली का उत्पादन होता है किससे, सोलर से, ठीक है, तो उसका भी पैसा जो है किसान को मिल जाए। ठीक है, तो यह है इसका तीसरा घटक, यानी कि मौजूदा पंप को सौर ऊर्जा से संचालित करें, जिससे बिजली बिल में भारी कमी आएगी या बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा, और जो अधिक जो बिजली बचेगी उसको डिस्काउंट को वापस बेच के किसान जो है आय अर्जित करेगा, और इसमें भी जो है 60-30-10 ये जो रेशियो है पैसे का, यही रहेगा। अब आप मुझे बताएंगे, 60 यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है, 30% जो कि बैंक लोन देता है, और 10% किसान को अपनी पॉकेट से लगाना होगा, जो कि काफी मिनिमम है, और ये किसानों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, हमने पहले भी पढ़ी थी और अभी दोबारा पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, नीति आयोग का पुनर्गठन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ लगभग 1950 के आसपास योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, और उसके लगभग 3 साल बाद योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का काम क्या था? योजना आयोग का काम ये था कि भई आप प्लानिंग करो अच्छे से, हमें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश की जो कृषि है, देश के जो उद्योग है, देश की जो बाकी तमाम ज़रूरतें हैं विकास की, उनको हमें कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस आयोग का काम क्या था? आयोग का काम था कि पंचवर्षीय योजना तैयार करना। यानी कि 1950 में ये तैयार करना बैठ के कि 1951 से लेके 1955 तक किस प्रकार हम सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, किस प्रकार सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, ये किसका काम था? योजना आयोग का। 1 जनवरी 2015 को नई जो सरकार है बीजेपी की, इन्होंने इसको बंद कर दिया। इसको बोला कि ये ठीक नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, और नीति आयोग को इस तरह से बनाया कि ये राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा, राज्यों की आपस में प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देगा, राज्यों को जरूरत के समय सहयोग भी देगा, बहुत सारी ऐसी रैंकिंग और इंडेक्सिंग निकालेगा जिससे कि राज्यों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़े। तो ये नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया। ठीक है, अभी जो है इनके जो उपाध्यक्ष है उसका जो है निर्वाचन, यानी कि उसको नियुक्त किया गया है, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री ने उनको विश किया है। अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का, वो हमेशा याद रखना कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष जो होगा उसका चयन किया जाएगा, यानी कि उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बात करेंगे आगे कौन है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देता है, यानी कि राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा और केंद्र के साथ में सहयोग को सुनिश्चित करता है। जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करता है, और दीर्घकालिक रणनीति और चिंतन, जैसे विकसित भारत 2047 जो डॉक्यूमेंट तैयार करना, वो सब नीति आयोग का ही काम है। ठीक है, चलिए आगे। उपाध्यक्ष कौन है? श्री अशोक कुमार लाहिड़ी, इनको जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। नाम याद रखेंगे, वरिष्ठ अर्थशास्त्री है और पॉलिसी मेकिंग में इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको याद होगा, अभी हमने बताया कौन हमेशा पीएम होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। उपाध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे, अशोक कुमार लाहिड़ी, जिनका अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। आगे कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, उनके नाम हमें याद जरूर रखने चाहिए। पहले पूर्णकालिक सदस्य है राजीव गौबा, जो पहले मुख्य सचिव भी थे और कैबिनेट सचिव थे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। प्रोफेसर वीके राजू, केवी राजू, ये भी शिक्षा और स्किल से जुड़े हुए जो है एक्सपर्ट है, ये भी इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। प्रोफेसर गोवर्धन दास, जिनकी अभी नियुक्ति हुई है, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और डॉक्टर एम श्रीनिवास, ये भी स्वास्थ्य और शासन के सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनके नाम आप याद रखेंगे। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष जो है अशोक कुमार लाहिड़ी जी है, उसके बाद जो सदस्य है उनमें राजीव गौबा, केवी राजू और गोवर्धन गोवर्धन दास,
और एम श्रीनिवास, ये जो व्यक्ति है ये इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसके अलावा ठीक है, कुछ पदेन सदस्य भी नियुक्त होते हैं, कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्यों में मंत्री होते हैं और कुछ एक्सपर्ट भी आमंत्रित कर लिए जाते हैं। ये इसकी पूरी की पूरी संरचना है हमारे नीति आयोग की। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। आगे एक परियोजना दंतक के बारे में बात थी, लेकिन दंतक के साथ में हमने बीआरओ भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो दंतक परियोजना है ये बीआरओ द्वारा ही आयोजित यानी कि बनाई जा रही है, संचालित की जा रही है। अब समझते हैं बीआरओ क्या है। देखिए दोस्तों, बीआरओ जो है इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप सोचेंगे इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या काम है? इसका काम है हमारी जो सीमा की जो सड़कें हैं उसका निर्माण करना। ठीक है, सीमा पे जो सड़क है उसका निर्माण करना। ये किसका कार्य है? ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। जितनी भी हमारी चाइना बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, हमारा जो बांग्लादेश बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है, इन सारी सीमाओं पे सड़कों का जो निर्माण करना, आधारभूत संरचना का जो निर्माण करना है वो बीआरओ का काम है। अब आपको पता है भूटान जो है हमारा पड़ोसी देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसकी जो लोकेशंस है और बहुत बहुत अच्छे संबंध भी है। तो वहां पे भी जो है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य है वो बीआरओ द्वारा किया जाता है। ये जो दंतक परियोजना है ये भूटान में जो कार्य करती है बीआरओ उससे जुड़ी हुई परियोजना है। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि दंतक परियोजना क्या है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे ये कितनी सड़कों का निर्माण हुआ, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। आपका डिफेंस और टेक्नोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जामिनेशन का, किसी भी एग्जाम का। मेहर बाबा जो प्रतियोगिता 3 है वहाँ पे स्वदेशी ड्रोन का नवाचार जो है उससे जुड़ी हुई एयरफोर्स का एक इवेंट है मेहर बाबा के नाम पे। मेहर बाबा जो थे एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। काफ़ी सम्मान उनको मिले सर्विस में रहते हुए। तो उनके नाम पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके एक सेमिनार, वेबिनार टाइप की चीज़ आयोजित करवाई जाती है। ठीक है? तो इसका तीसरा संस्करण है जो अभी पंजीकरण उसके लिए शुरू हो गए। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि मेहर बाबा प्रतियोगिता का आयोजन किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है? तो ये नाम याद रखेंगे, भारतीय वायु सेना। ठीक है? और ड्रोन आधारित जो रडार है उनके लिए उन्नत ड्रोन और रडार जो टेक्नोलॉजीज़ है उनमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये बेसिकली प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया जाता है। जो मेधावी प्रतिभागी होते हैं उनको विकास राशि भी मिलती है और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब इस तरह का इकोसिस्टम बनेगा, आपको पता है जो लड़ाई अभी यूएसए प्लस ईरान के बीच में हुई है, अपोजिट माने, ठीक है, उसमें जो ड्रोन्स है, जो आप अगर यूक्रेन और रूस का वार भी देखेंगे तो ड्रोन्स की जो अवेलेबिलिटी है या जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, एक नया डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है आपकी एक राजनीतिक दल है। इसके जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, आप जानते होंगे, आप में से अधिकांश लोग। ठीक है, ये व्यक्ति पहले आईआरएस थे। ठीक है, फिर 2013 में एक बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे ने दिल्ली में किया था। ठीक है, इस आंदोलन में ये भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने बोला कि मैं कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, इसी तरह सड़कों पे संघर्ष करूंगा। ठीक है, वो आंदोलन चला, सफल भी रहा, सरकार ने सप्रेस भी किया उस आंदोलन को। 2014 में ये व्यक्ति पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम होता है आम आदमी पार्टी, और एक अलग तरह की सोच, एक अलग तरह का नवाचार लेके आते हैं और काफी इफेक्टिवनेस भी होती है। पहला चुनाव लड़ते हैं, उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन से सरकार बना लेते हैं, लेकिन लगभग 35 या 40 दिन बाद ही सरकार इस्तीफा दे देती है। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं तो 70 में से 67 सीट पे ये पार्टी जीत के आती है, बहुत बड़ी बात, और ये मुख्यमंत्री बन, और एक अलग तरह का एक जो अपोजिशन कांग्रेस जिस तरह से कमजोर दिखती है, एक अच्छा विकल्प जो है नजर आने लगा लोगों को। ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे बाकी पार्टियों की तरह ये भी उसी तरह जो है राजनीतिक रंग-ढंग जो देश का है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से आज तक राजनीतिक पार्टियाँ काम करती आई है देश में, उसी तरह से ये भी ढलने लग गई। तो बहुत कुछ जो नया निकल के आने वाला था, वो निकल के नहीं आया। अभी क्या हुआ है? देखिए, आपको मैं थोड़ा-सा और बेसिक समझा देता हूँ। हमारे यहाँ संसद है, ठीक है? कहाँ पे? सेंटर में, यानी कि केंद्र में, केंद्र सरकार में, और आपका स्टेट यानी कि राज्य में है विधानसभा। ठीक है, राजस्थान में तो विधानसभा का एक ही सदन है, लेकिन संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, अब राज्यसभा में इस आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यानी कि राज्यसभा में 250 सीट्स में से 10 सीटें जो कि आम आदमी पार्टी की है। और चुन के कहाँ से आते हैं राज्यसभा सदस्य? जो राज्य की विधानसभाएं हैं
वहां से चुन के राज्यसभा में आते हैं। तो पंजाब में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में सरकार थी, तो वहां से जो लोग चुन के आए राज्यसभा में टोटल 10 लोग थे। अब धीरे-धीरे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि वो लोकतंत्र के हिमायत है, लेकिन खुद बहुत बड़े अधिनायकवादी हैं। यानी कि ऑटोक्रेट है, अपनी बात मनवाते हैं, दूसरों की बातें उस तरह से नहीं सुनते हैं, अपने सहयोगियों को उस जिस तरह से उनको पार्टी के आर्डर में रखा जाना चाहिए, जितनी आज़ादी दी जानी चाहिए, वो नहीं देते। इस वजह से इस पार्टी के जो 7 सांसद हैं, उन्होंने क्या कर लिया, बीजेपी के साथ विलय कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र है, इसी तरह हर कोई विलय नहीं कर सकता, राइट? तो इन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली। अब इसने मेन लीड कौन था इसमें? इसमें लीड व्यक्ति था राघव चड्ढा, ठीक है? राघव चड्ढा, जिनको आप पक्का जानते होंगे। इनको डायरेक्टली नहीं जानते होंगे, बट परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है, इस वजह से जानते होंगे। और इन्होंने भी हाल ही के दिनों में कुछ लोगों से जुड़े हुए अच्छे मुद्दे उठाए थे, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो महँगी चाय-कॉफ़ी मिलती है, उसके बारे में, अभी जो 28 दिन का रिचार्ज होता है, उसके बारे में। तो ये कुछ अच्छे मुद्दे उठाए थे, तो ये चर्चा में आ गए थे, पूरे देश में लोग इनको जानने लगे थे। तो ये जो राघव चड्ढा जी है, प्लस इनके साथ में 6 और सांसद, इन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और राज्यसभा में ये बोला कि भई हम लोग बीजेपी को जॉइन कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो दावा था इनका, ये सभापति को दे दिया। सभापति किसका? राज्यसभा का जो चेयरमैन है, उसको सभापति बोला जाता है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको दे दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है बीजेपी की जो संख्या है वो 113 हो गई है, यानी कि बहुमत से ऊपर हो गई है और पहली बार बीजेपी की संख्या राज्यसभा में बहुमत से ऊपर हुई है, ठीक है? अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 सदस्य थे उसमें से 7 ने दल बदल लिया। लेकिन देश में एक अनुसूची है और एक कानून है। सबसे पहले अनुसूची की बात करते हैं, तो अनुसूची है 10वीं अनुसूची। आपको पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, उसमें से जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून के बारे में है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे, इसकी व्याख्या और इससे जुड़े हुए कुछ कानूनी प्रावधान जो है इसमें आड़े आएंगे। अब क्या कहती है 10वीं अनुसूची? इसका भी एक बैकग्राउंड बताता हूँ। दोस्तों क्या होता था 1980 के आसपास बहुत सारे लोग क्या मनमर्जी से पार्टी बदलते थे। जैसे एक कोई कांग्रेस के विधायक थे, ठीक है? वो सुबह जो है मॉर्निंग में बीजेपी में चले गए, जो उसमें जनता दल हुआ करता था, ठीक है? कब मॉर्निंग में, और शाम को वापस लौट के इसमें आ गए, कांग्रेस में आ गए। तो एक वर्ड प्रचलित हो गया आया राम गया राम, यानी सुबह आया था शाम को चला गया। इस आयाराम गहराम की राजनीति को रोकने के लिए कि यार ऐसे अगर कोई कानून नहीं बनाएंगे तो मन मर्जी से लोग आए दिन कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में, या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाते रहेंगे। और एक लोकतांत्रिक जो शिष्टाचार होना चाहिए, लोकतांत्रिक जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, संवैधानिक जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि स्थायित्व होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो ये कानून लेके आए और 10वीं अनुसूची जो है संविधान में एड करी इन्होंने। पहली चीज ये करी, ठीक है, क्योंकि 1960-70 के दशक में आयाराम गहराम की जो राजनीति वो चरम पे थी। और 1985 में 52वां संविधान संशोधन लेके आए, ठीक है? 10वीं अनुसूची जोड़ी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दल-बदल कानून से जुड़ा हुआ संशोधन कब आया? 1985 में आया, कितने नंबर का? 52nd, 52वां संविधान संशोधन आया और 10वीं अनुसूची जोड़ दी। इसमें अयोग्यता के आधार क्या बनाए? यानी कि किस-किस आधार पे कोई सदस्य संसद का अयोग्य सदस्य साबित हो सकता है या राज्य विधानसभा का। सबसे पहली चीज़, अगर वो अपने मन से त्यागपत्र दे दे कि भाई मुझे अब आम आदमी पार्टी में नहीं रहना, तो सदस्यता उसकी चली जाएगी। दूसरा, व्हीप का उल्लंघन कर दे। अब व्हीप क्या होता है? व्हीप देखो हर पार्टी जारी करती है। कैसे जारी करती है? जो भी, अगर मान लो कल को सदन है, सदन में आना है, तो जो पार्टी का मुख्य सचेतक है, वो व्हीप जारी करेगा। व्हीप का मतलब एक आदेश। आदेश जारी करेगा कि कल आपको यहाँ आना है, कल आपको वहाँ वोट देना है। अगर उसके आदेश के विरुद्ध अगर कोई सदस्य काम करता है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है, अगर वो 15 दिन में माफ़ी न माँगे और ना मिले उसको। अगर माफ़ी नहीं मिलती है 15 दिन में, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे मान लो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, बीजेपी के जो मुख्य सचेतक है, उन्होंने व्हिप जारी किया। उन्होंने ये कहा कि कल भई आना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, आपको पहुँचना है। वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं पहुँचा। उस व्यक्ति को अगर 15 दिन में माफ़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो सदस्यता उसकी चली जाएगी। अगर कोई निर्दलीय जीतता है, ठीक है? और जीतने के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है। बाहर से समर्थन दे सकता है, लेकिन अगर निर्दलीय जीतकर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसकी भी सदस्यता चली जाएगी। अगर किसी को मनोनीत करते हैं, आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत सदस्य शपथ के 6 माह के बाद दल में शामिल होता है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यानी आज मान लो किसी व्यक्ति को किसी दल में मनोनीत किया, किसी पार्टी ने, एक राष्ट्रपति ने मनोनीत किया कि आप राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर वो 6 महीने तक किसी दल को जॉइन करता तब तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने बाद किसी पार्टी को जॉइन करता तो उसकी भी सदस्यता चली जाएगी। तो ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन जो आया, जिसके माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके आधार पे ये अयोग्यता के कुछ आधार है जो भारतीय संविधान में जोड़े गए, राइट?
अब कुछ अपवाद और कुछ निर्णय शक्ति। इसमें एक चीज करी इन्होंने, शुरू में ये बोला इस कानून के आधार पे कि 1/3 अगर किसी पार्टी की सदस्यता है, अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो अयोग्य नहीं होंगे। फिर कुछ लोगों ने बोला, राजनीतिक दलों ने, लोगों ने, कि ये कम है, तो इसमें 2/3 कर दिया। यानी कि जो जितनी उस पार्टी की सदस्यता है, अगर उसके 2/3 से कम सदस्य पार्टी छोड़ते हैं, तो वो अयोग्य हो जाएँगे। लेकिन अगर 2/3 से ज़्यादा होते हैं या 2/3 होते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब आप इसको रिलेट कीजिए। 10 सदस्य थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से 7 ने जॉइन कर ली बीजेपी, यानी कि 2/3 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2/3 होता है 66% और ये हो गया ऑलमोस्ट 70%। तो इस आधार पे तो इनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए, ठीक है? यदि किसी पार्टी के 2/3 सांसद दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे विलय माना जाएगा, दल-बदल कानून लागू नहीं होगा। इसको विलय माना जाएगा, दल-बदल कानून लागू नहीं होगा। अब बात होती है कि भाई अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है, तो उसमें निर्णय कौन लेगा? तो जो अध्यक्ष है, सभापति है, लोकसभा का मामला है तो लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा का स्पीकर जो है उसका अंतिम निर्णय होगा। उसका निर्णय अंतिम होगा, पहले ये प्रावधान था। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम भाई इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। यानी कि सभापति ने जो निर्णय लिया, इस आदेश के खिलाफ हम आपकी सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ऊपर कोई नहीं है। ये बोल दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में। अब क्या हो गया? पहले सभापति या अध्यक्ष इस पे निर्णय लेगा, उस निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। आगे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि विधायक दल मूल राजनीतिक दल को निर्देशित नहीं कर सकता। विलय भेद के लिए मूल दल के 2-3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अब इसमें पार्टी की सहमति आवश्यक है, ये लेके एक थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी है। आने वाले समय में देखेंगे कि जब ये मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट किस तरह का डिसीजन इस पे देता है। ठीक है? आगे कुछ चुनौतियाँ और आलोचना की जाती है 10वीं अनुसूची की, कैसे? एक तो थोक में दल-बदल को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? अगर आपने इस तरह का कर दिया कि 2/3, तो ऐसे तो पार्टियाँ टूटती रहेगी। और अध्यक्ष की जो भूमिका है, हमने बात करी थी कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि हमारे पास आप आ सकते हो, लेकिन फिर भी अध्यक्ष के पास पावर है। अध्यक्ष अब सत्ता पक्ष के हिसाब से निर्णय लेता है। मान लो सत्ता पक्ष के लोगों ने गलती करी है, उनको बचाना है, तो वो उसमें देरी करता है और कई बार पक्षपाती निर्णय भी लेता है। ये भी एक चुनौती है इस कानून के समक्ष। आगे हमने जो विहिप की बात करी थी, अब ये विहिप भाई, आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन आपको पार्टी लाइन से ना तो अलग बोलना है, पार्टी जैसे बोलती है वैसे ही करना है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? फिर आपकी असहमति का जो आपका अधिकार है, वो कहाँ है? इसका दमन होता है। ये एक इसकी जो है सीमा, मतलब आलोचना होती है, चुनौती होती है, या चुनौती है एक तरह से। और न्यायिक हस्तक्षेप की भी सीमा है, यानी अब तक न्यायालय ने जो हस्तक्षेप किए हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं। अब आने वाले इस मामले में हम देखेंगे कि किस तरह का जो है ये मामला रहता है। आगे एक चीज़ सजेशन है, सुझाव भी हमें एग्ज़ाम में देने होते हैं, मुख्य परीक्षा में, तो उसके लिए कि शिकायत से लेके अंतिम निर्णय तक प्रत्येक चरण में संवैधानिक जाँच होनी चाहिए, यानी कि संविधान का जो है इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, क्या बात ये सही है या नहीं है, ठीक है? और राजनीतिक विश्लेषण जो है वो भी ये हमारे काम की बहुत एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये है कि अरविंद केजरीवाल भी बाकी राजनीतिक संस्थाओं की तरह हो गए, बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह हो गए, उनकी भी आंतरिक जो लोकतांत्रिक कमजोरी है वो सबके सामने आ गई, वो ये सारी तमाम बातें तो हमारे काम की नहीं, हमारे काम की जो बातें थी वो हमने पढ़ ली, ठीक है? ये जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद हमने आज पीएम कुसुम के बारे में बात करी, नीति आयोग के पुनर्गठन के बारे में, परियोजना तंत्र जो कि बीआरओ करवा रहा है उसके बारे में, मेहर बाबा प्रतियोगिता के बारे में बात करी, ठीक है? 10वीं अनुसूची के बारे में बात करी, और इस तरह के जो है संभावित क्वेश्चन इस एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर स्लाइड से बन सकते हैं। ये सारी बातें हैं, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आज अगर कुछ इश्यू होता है तो अगेन प्लीज़ आप मुझे इंटीमेट करें और अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ते रहो। जय हिंद।